नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। दिल्ली भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तराखंड के सांसदों की आज बैठक। बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही बता दें, बैठक में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठन स्तर पर अगले 2 महीने में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बता दें, आज होने वाली बैठक में प्रदेश में महा जनसंपर्क अभियान के दौरान चले हैं जनता से आज फीडबैक पर भी मंथन होगा। उत्तराखंड में भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर और उपचुनाव और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का भी सामना करना है। आपको बता दें, दिल्ली भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ आज उत्तराखंड के सांसदों की बैठक है। उत्तराखंड के सांसदों के साथ आज नड्डा जो हैं लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। इस बैठक के दौरान बता दें, इस बैठक की तैयारियों को, ये जो बैठक है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। साथ ही बता दें कि सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में भाग लेंगे। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, क्या बताएंगे, आज उत्तराखंड के सांसदों की जेपी नड्डा के साथ बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इस बैठक के अंतर्गत किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, किस तरह की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी? चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में है और तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। संगठन के लिहाज से आज खासा महत्वपूर्ण आज दिन रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात होगी और संगठन में क्या काम वर्तमान में चल रहे हैं, सरकार और संगठन के साथ तालमेल कैसा है, इसके अलावा उत्तराखंड के सांसद भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के सांसदों के साथ ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में महा जनसंपर्क अभियान की प्रगति रिपोर्ट उत्तराखंड के संदर्भ में लेंगे और इसके अलावा संगठन के कार्यों को अगले 3 महीने में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, भारत सरकार की योजनाओं को कैसे घर घर पहुंचाना है, क्योंकि 2024 जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 5 भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलनी चाहिए, इसको लेकर रणनीति बनेगी, कुछ टास्क निर्धारित किया जाएगा और इसके अलावा क्योंकि बागेश्वर में उपचुनाव होना है, नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी क्या तैयारी संगठन स्तर पर है, इसको लेकर भी उचित दिशा निर्देश प्रदेश नेतृत्व को और सांसदों को, संगठन के पदाधिकारियों को दिए जा सकते हैं। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी की चर्चा को लेकर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टाइल है, उसी स्टाइल को देखते हुए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी का यूसीसी तब आएगा जब केंद्र में मोदी यूसीसी को लेकर बातचीत करेंगे।
उत्तराखंड का यूसीसी आज त्रिशंकु बना झूल रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। हर बार जितने बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दरबार में जाते हैं हाजिरी लगाने, उतने बार यहां मीडिया के द्वारा एक गुब्बारा फुलाया जाता है कि वो यूसीसी पर चिंतन मंथन करने गए हैं, मंत्रणा करने गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चमोली हादसे के बाद हाईकमान से अच्छी खासी फटकार लगी है। यहां उत्तराखंड भाजपा की जो इन हाउस फाइटिंग है उसमें धामी के जो भाजपा के दुश्मन हैं वो उनकी जड़ें उखाड़ने पर उतारू हो रखे हैं चमोली के करंट वाले हादसे के बाद से। तो धामी जी टटोलने गए थे दिल्ली की मैं कितने गहरे पानी में हूं, अभी भी मैं अमित शाह और मोदी की गुड बुक्स में हूं या नहीं हूं, और यहां चला दी गई कि धामी यूसीसी पर चर्चा करने गए हैं। न नौमन तो तेल होने वाला है, न राधा नाचने वाली है, इसलिए क्योंकि पिछली बार ही धामी के बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयानों से यह साफ हो गया था कि यूसीसी के मामले में कम से कम उत्तराखंड तो अब बैकफुट पर है। उत्तरकाशी के पूर्वी क्षेत्र में पिछले दिनों से आई भीषण आपदा से काफी नुकसान हुआ है। इसमें स्थानीय लोगों की परिसंपत्तियों के अलावा सरकारी संपत्तियां भी शामिल है। बता दें कि स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और बताया कि काफी संख्या में धन की हानि हुई है, लोगों के फसल बर्बाद हो गए हैं, बाग बगीचे आपदा की भेंट चढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव अनुमन्य राहत राशि प्रभावितों को मुहैया कराई जा रही है। बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा ही है और ये आपदा खास करके मेरी विधानसभा परोला में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करके गई है। और यहाँ पे जो कृषक है, बागवान है, किसान है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं घटनास्थल पे हूँ और ख़ास करके आपके ये कुरुड़ा छाड़ा, आपके परोला मार्केट हो गया, आपका पूरा जितना भी जो परोला एरिया है, मैक्सिमम जगह जो है बहुत बड़ी क्षति हुई है। आपकी सरकारी परिसंपत्तियां टूटी है, सड़कें टूटी हैं, आपके किसानों के आपके जो खेत बर्बाद हुए हैं, धान की फसल बर्बाद हुई है। और इसी तरीके से लोग जो व्यावसायिक लोग हैं मार्केट में, उनकी दुकानें ख़त्म हो गई है और आपके मकान टूट गए। आज मैंने खुद जाके घटनास्थल पर जाके निरीक्षण किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे भूस्खलन जोन एक्टिव हो गया है, जिसके चलते ओजरी डाबरकोट के पास मार्ग बंद हो गया। बता दें कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे भूस्खलन जोन एक्टिव होने के कारण पिछले 60 घंटों से ओजरी डाबरकोट के पास मार्ग बंद हो गया था। आईआईटी रुड़की में 28 जुलाई को दीक्षांत समारोह 2023 का आयोजन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष बीवीआर रेड्डी की अध्यक्षता में होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि बाश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के सीईओ और प्रेसिडेंट दत्तात्रेय सलागामी होंगे। आईआईटी रुड़की के निदेशक कमल किशोर पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र छात्राओं को उपाधि इस दिन वितरित की जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। समारोह में कुल 1916 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। एनईपी 2020 लागू करने जा रहे हैं और फर्स्ट ईयर बैच जो है इस बार जो है उनके लिए करिकुलम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि छात्रों का सर्वांगीण विकास की बात जब हम कर रहे हैं, एथिकल उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, और एथिक्स जो रिसर्च है या काम कर रहे हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए जो है वो है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो करिकुलम है जिसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि सारी ब्रांचेज का जो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए जिसके लिए वो प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। मतलब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो उनकी शिक्षा जो है रोजगार परक हो। तो सारे कोर्सेज में हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है।
खबर भगवानपुर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी और युवा प्रदेश अध्यक्ष शुभम चौहान के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर घाट क्षेत्र की समस्या से उन्हें अवगत करवाया। जिसमें युवा प्रदेश अध्यक्ष शुभम चौहान ने बताया कि बुगावाला घाट क्षेत्र का अभी तक कोई भी नेता और प्रशासन की टीम ने कोई भी निरीक्षण नहीं किया। जिस तरह से हरिद्वार जिले में भारी बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, उन्होंने बताया कि घाट क्षेत्र के किसानों की भूमि टाइगर रिजर्व वन विभाग की सीमा में लगी हुई है, जिस कारण जीव फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। आज एक ज्ञापन दिया गया कि एक प्रदेश एक नियम, और जितनी बड़ी देवी आपदा उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में आई, लक्सर और खानपुर हम मानते हैं पूरी तरह से प्रभावित है। ज़्यादा नुकसान लक्सर और खानपुर में है, पर पूरे हरिद्वार जिले में बराबर नुकसान है। कोई सी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें किसान, व्यापारी, मजदूर को नुकसान ना हुआ हो। और बड़े बड़े नुकसान है, मकान तक गिर गए, बेचारे घर तक बेघर हो गए, उनका बिजनेस दुकान पूरी ख़त्म होगी। तो हमारा सिर्फ इस सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, जो 19 तारीख के बाद सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ किया जाए, सोसाइटी का भी और बैंकों का भी, क्योंकि 5 साल से किसान को कुछ ना कुछ आपदा के घेरे में आ रहा है। जैसे कि ओलावृष्टि हो जा, कभी बारिश नहीं होती, अब बारिश ज़्यादा होगी, उससे सारी फसल सारी ख़राब होगी, जिस कारण उसका किसानों को अपना कर्ज देने में असमर्थ है। अब वो बिल्कुल ऑक्सीजन की तागार पर आ गया। अगर उसे कोई उसका समाधान नहीं किया गया तो किसान अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर है। अगर वो ज़मीन बेचा तो उगा हुआ कैसे, उसका जीव पालन पोषण कैसे चलेगा। लक्सर में आई बाढ़ के किसानों की नष्ट हुई फसलों को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हजारों की संख्या में किसानों के साथ खानपुर के दलावाला गांव से लक्सर तहसील मुख्यालय तक एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली और प्रदेश सरकार से किसानों को 11,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक दोहरा रवैया अपना रही थी कि लक्सर तहसील में कुछ गांव आंशिक पीड़ित हैं और कुछ गांव पूर्णतः बाढ़ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि लक्सर तहसील का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसका किसान बाढ़ग्रस्त ना हो। किसी की 100% फसल नष्ट हुई तो किसी की 80%। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ ही नाटक बंद करे। गत दिनों जो बाढ़ आई थी, जिससे लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गांव बाढ़ग्रस्त हैं, सरकार एक दोहरा रवैया अपना रही थी कि कुछ गांव आंशिक पीड़ित हैं और कुछ गांव पूर्णतः बाढ़ग्रस्त हैं। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसका किसान बाढ़ग्रस्त नहीं है। किसी की 80% खेती खत्म हुई होगी, किसी की 100%। इससे कम खेती किसी की भी नहीं खत्म हुई है, इससे कम खेती किसी की भी खत्म नहीं हुई है। तो सरकार ये हमारे साथ नाटक बंद करे। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला हर गांव पीड़ित है। हमें 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा चाहिए। बिजली के बिल हमारे पूर्णतः माफ किए जाएं और जो क्रेडिट कार्ड पर किसानों को ऋण दिया गया है वो भी पूर्णतः माफ किया जाए। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से
राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। इस वक्त की बड़ी खबर देसूरी से सामने आ रही है, जहां पर 400 लोगों के खाने में विषाक्त पदार्थ मिले होने की खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें देसूरी से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस घटना के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सादरी थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है और ग्रामीण जो है काफी आक्रोशित है। बता दें 400 लोगों के खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाया गया और जो मेहमान हैं वो बिना खाना खाए बिना वापस चले गए। आपको बता दें सादरी थाना क्षेत्र की घटना। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ये जो घटना है देसूरी से है, जहां पर 400 लोगों के खाने में जहर मिलाने का मामला सामने आया है, जहां पर मेहमान जो है बिना खाना खाए बिना वापस चले गए और इस घटना का मामला जो है थाने में दर्ज कराया गया। इस घटना के आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर आपको बता दें देसूरी की ये बड़ी घटना है, जहां पर 400 लोगों के खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें एक कार्यक्रम में 400 लोगों के खाने में जहर मिलाने का मामला है। एक युवक ने ये इस घटना को अंजाम दिया। मेहमान जो है बिना खाना खाए बिना इस कार्यक्रम से चले गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। देहरादून यूकेटी कार्यालय में सोमवार को 2 दिन का महाअधिवेशन शुरू होना था, लेकिन अधिवेशन के पहले ही यूकेटी का कार्यालय युद्ध के अखाड़े में तब्दील हो गया। दल में चल रही अंदरूनी गुटबाजी इतनी हावी हो गई कि एक दल कार्यालय के बाहर था तो दूसरा दल कार्यालय के अंदर था। दोनों ओर से जमकर गाली गलौज और हाथापाई जैसी नौबत शुरू हो गई। वहीं देखते देखते मुख्य कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। बता दें कि मामला बढ़ता देखकर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच और यूकेटी ऑफिस को खाली करवा दिया गया। देखो, ये राजनीतिक पार्टी है और कार्यकर्ताओं की बर्खास्तगी और वापसी होती रहती है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसा मतलब अलग से कोई बात नहीं है। और अभी आज क्योंकि केंद्रीय कार्यकारिणी ने ये तय किया था कि 24-25 जुलाई को हमारा अधिवेशन होगा और इसी के अनुपालन में जो है ये अधिवेशन आयोजित किया गया था। और अभी केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं और जल्दी ही जो आगे निर्णय होगा वो लिया जाएगा।
देखिए, ये जो पार्थिव कार्य में आज हंगामा हुआ है, ये कोई आज का नहीं है, ये कल का हंगामा किया हुआ नहीं है। पिछले अगर 2 साल की बात करें, इस 2 साल से जब से एक साल से शिव प्रसाद सेमवाल इस दल में आया है। आप लोग पत्रकारों, आप लोग बड़ी बातें जानते हो कि क्या पार्टी में वो करता रहा है, और अब जो पिछले 2 साल के आया हुआ उसको यूकेडी का अध्यक्ष बनना है। इसके लिए जो इस तरीके की इन्होंने हरकतें आज कार्यालय में की है, कार्यालय में ताला लगा के किराए के मजदूरों को बुलाकर यहाँ पर बिठाया गया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, ये आदमी आज दिन तक सिर्फ महिलाओं पे राजनीति करते आया है। जब भी इसे जरूरत होती 4 महिलाओं को आगे खड़ा करता है कि जाओ मेरे लिए लड़ो। डोईवाला में एसडीएम पीजी कॉलेज के बाहर बन रही कैंटीन का कॉलेज प्रशासन और छात्र संघ ने विरोध किया। दरअसल छात्रों का कहना है कि इससे कॉलेज का माहौल खराब होगा। दरअसल मामला डोईवाला में शहीद दुर्गामल राजकीय पीजी कॉलेज का है, जहां छात्र संघ पदाधिकारियों और कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज के पास बन रही नगर पालिका की कैंटीन को दूर बनाने की मांग करते हुए कैंटीन के स्थान पर पुस्तकालय बनाने की मांग रखी। सारे बाहर के लोग आएंगे, मतलब कॉलेज में छात्र है सबसे ज़्यादा है हमारे महाविद्यालय में। वो कितना बार ये भी हो सकता है कि कुछ छात्र भी हो सकता है, माहौल खराब होगा, माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। 60% से ज़्यादा ड्राइंग कॉलेज में छात्र हैं, और ये भी देखा जाता है जहाँ पे कैफेटेरिया अगर बाहर में बन रहा है, वहाँ के सबसे ज़्यादा बाहर के बच्चे आएंगे, और कोई भी आ सकता है, फिर गाड़ी हमारे कॉलेज के सामने खड़ी कर सकते हैं, उन्हें मना भी नहीं कर सकते हैं तुम क्यों आ रहे हो। और जब छात्र हमारे इससे ज़्यादा छात्र बाहर बैठते हैं, टेम्पो का वेट करते हैं, बस का वेट करती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होगा। तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? या फिर क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि कैफेटेरिया हमें ही दे दिया जाए, महाविद्यालय में ही कर दिया जाए, या लाइब्रेरी बन जाए, लाइब्रेरी बन जाए, या फिर कुछ और बना दो उसे। यहाँ पे कॉलेज के बाहर कैंटीन खुलेगी, इससे जो बाहर के जो वो आउटर्स हैं वो भी आएंगे, यहाँ पे भीड़ होगी, और जो हमारे कॉलेज की लड़कियाँ हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब बाहर के लोग आएंगे लड़ाई वगैरह भी हो सकती है। इससे अगर हम चाहते हैं कि अगर ये कैफेटेरिया ना खुल जाए, लाइब्रेरी खुल जाए कॉलेज में, तो इससे हमारे कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जो हमारे गर्ल्स हैं यहाँ पे उनके लिए भी सेफ सुरक्षा बनी रहेगी। ये लगता है कि इसमें दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि इससे जो आम मार्ग वहाँ पर होने से सामान्य मार्ग बना देंगे, जिससे कि कई तरह के लोग वहाँ पर आएंगे जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर अधिकतर छात्राएँ यहाँ पर रहती हैं, और कैफेटेरिया होने से उसमें दिक्कतें आएंगी, वो प्रशासन को दिक्कत आएंगी, अनुशासन बनाने में दिक्कतें रहेंगी। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा प्रशासन से कि इसको या तो इसका रूट अलग बना दिया जाए, या अथवा इसमें कोई और लाइब्रेरी या अन्य संचालन किया जाए। रुड़की में मशरूम उगाने वाली कंपनी में लोहे की एंगल टूटने से हादसा हो गया। दरअसल मामला झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सठोली गांव का है, जहां हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 4 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक महिला कर्मचारियों के शव को परिजनों ने कंपनी के बाहर रखा और इलाज के लिए घायल महिलाओं को हायर सेंटर रेफर भेज दिया गया। कंपनी स्वामी मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे सीईओ मंगलौर और स्थानीय लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया।
आपको बता दें, रुड़की में एक मशरूम बनाने वाली कंपनी में लोहे के एंगल टूटने से हादसा हुआ है। बता दें, मामला जो है झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सठोली गांव का है, जहां पर इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है और 4 महिलाएं जो है गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक महिला कर्मचारियों को शवों को परिजनों ने कंपनी के बाहर रखा और इलाज के लिए जो घायल महिलाएं थी उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बता दें, कंपनी स्वामी जो है मौके से फरार हो गया है और वहीं मौके पर सीओ मंगलौर पहुंचे और स्थानीय लोग जो है वहां पर कंपनी प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया हुआ है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुड़की से अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, क्या बताएंगे, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में 2 महिलाओं के मौत की खबर सामने आ रही है और 4 महिलाएं जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने आया है? कंपनी मालिक जो फरार है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं कि देर रात ये घटना हुई, जिसके बाद तमाम क्षेत्रों में हड़कंप मच गया था। 2 महिलाओं की मौके पे ही मौत हो गई थी, बल्कि 4 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अगर बात की जाए तो फैक्ट्री लोहे की एंगल पर टिका हुआ था, उसके ऊपर चादरें पड़ी हुई थी। लोहे के एंगल टूटने के कारण ये हादसा हुआ, जिसके बाद तमाम जो है ग्रामीण वहां पर पहुंचे और जाम लगाने का प्रयास भी किया। हालांकि अगर बात की जाए तो रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और मंगलौर सीओ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले को शॉर्ट आउट कराने की बात शुरू की। तो दोस्तों, कंपनी मालिक की तरफ से जो मृतक महिलाएं हैं उनको 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात भी की गई है। पर अगर एक गंभीरता से बात ये मानी जाए कि जिस तरह से फैक्ट्री बिना किसी नियम के, बिना किसी एनओसी लिए चल रही थी, तो एक गंभीर मामला है। प्रशासन को काफी गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसे फिर भी कोई भी घटना घट सकती है। इस तरह के हादसे फिर भी हो सकते हैं। पर अगर बात की जाए तो मात्र कुछ एंगलें लगाकर उस पर टीन की चादर डालकर इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था। तो इस पर प्रशासन को पहले से ही सबक लेते हुए पहले से ही इन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर बात की जाए तो वहां पर कोई भी जो है प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसके कारण ये जो हादसा हुआ है और इसके बाद जो है 2 महिलाओं की जान भी गई है। जी अरशद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।